हेलो एवरीवन। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एसएससी की ओर से जो जूनियर इंजीनियर की वैकेंसीज निकल कर आई हैं। दोस्तों जूनियर इंजीनियर सिविल, जूनियर इंजीनियर मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रिकल की जो वैकेंसीज हैं वो यहाँ पर निकल कर आई हैं। दोस्तों 28 मार्च 2024 से ऑनलाइन मोड से जो एप्लीकेशंस हैं वो स्टार्ट हो चुकी हैं और 18/4 यानी 18 अप्रैल 2024 तक आप ऑनलाइन मोड से एप्लीकेशन को सबमिट कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल होने के बाद यहाँ पर जो है वो टेंटेटिव शेड्यूल बताया गया है कि जो आपका कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन रहेगा, पेपर फर्स्ट जो आपका रहेगा ये 4/6/2024 से लेकर 6/6/2024 में यहाँ पर जो है शेड्यूल किया गया है। ये डेट अभी टेंटेटिव है, यानी कि ये थोड़ा सा चेंज हो सकती है, आगे जा सकती है। इसी तरीके से कंप्यूटर बेस्ड जो आपका एग्ज़ाम है पेपर सेकंड, इसके लिए यहाँ पर इन्होंने लिखा है टू बी नोटिफाइड लेटर, यानी कि इसके बारे में एसएससी की ओर से जो है अलग से यहाँ पर जो डेट है वो मेंशन करने वाले हैं ये। ठीक है दोस्तों, थोड़ा सा हम नीचे स्क्रॉल करते हैं। नीचे स्क्रॉल होने के बाद अब यहाँ पर देख लीजिए पोस्ट की डिटेल बताई गई है, साथ ही साथ बताया गया है कि इन पोस्टों के लिए आपकी जो क्वालिफ़िकेशन है वो क्या होनी चाहिए। सबसे पहले दोस्तों ऑर्गेनाइजेशन रहेगा बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, यानी BRO ऑर्गेनाइजेशन में जेई की पोस्ट है दोस्तों। तो जेई की पोस्ट के लिए आगे आप देख लीजिए, यहाँ पर आपने डिग्री की होनी चाहिए सिविल इंजीनियरिंग में किसी भी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट से, या फिर दोस्तों आपने 3 साल का डिप्लोमा सिविल इंजीनियरिंग में किया होना चाहिए। साथ ही साथ यहाँ पर 2 साल का आपके पास वर्किंग एक्सपीरियंस होना चाहिए इन प्लानिंग, एग्जीक्यूशन, मेंटेनेंस ऑफ सिविल इंजीनियरिंग वर्क का आपके पास 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए दोस्तों। यहाँ पर आप देख सकते हो 30 साल तक अगर आपकी एज आती है तो आप यहाँ पर जेई की पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसी तरीके से JEE&M, यानी कि दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हो ये ऑर्गेनाइजेशन सेम आपका रहेगा BRO, ठीक है। और आगे यहाँ पर JEE&M की यहाँ पर जो पोस्ट है वो आपकी रहने वाली है। इसके लिए आपकी जो क्वालिफ़िकेशन है वो आपने डिग्री की होनी चाहिए इलेक्ट्रिकल में या फिर मैकेनिकल में, या फिर दोस्तों 3 साल का डिप्लोमा आपने इलेक्ट्रिकल से किया होना चाहिए, ऑटोमोबाइल से, मैकेनिकल इंजीनियरिंग से, ठीक है ना। इनमें से अगर किसी में आपने डिप्लोमा किया है तो आप यहाँ पर अप्लाई कर पाएंगे JEE&M पोस्ट के लिए। साथ ही साथ 2 साल का एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए प्लानिंग का, एग्जीक्यूशन या मेंटेनेंस ऑफ इलेक्ट्रिकल या फिर मैकेनिकल इंजीनियरिंग वर्क्स का आपके पास एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड यहाँ पर रहेगा। इसी तरीके से नेक्स्ट आप देख लीजिए, यहाँ पर ब्रह्मपुत्रा बोर्ड मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति, यहाँ पर आपकी ऑर्गेनाइजेशन रहने वाला है। जेई सिविल की यहाँ पर वैकेंसी है जिसके लिए 3 साल का डिप्लोमा रिक्वायर्ड रहेगा। 30 साल तक अगर आपकी एज आती है आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। इसी तरीके से नेक्स्ट यहाँ पर जो ऑर्गेनाइजेशन है सेंट्रल वाटर कमीशन, यहाँ पर ऑर्गेनाइजेशन रहेगा। जेई मैकेनिकल की यहाँ पर वैकेंसी है, आपने डिग्री या फिर डिप्लोमा मैकेनिकल इंजीनियरिंग से अगर आपने की है आप अप्लाई कर पाओगे। इसके लिए भी यहाँ पर एज जो है आपकी 30 ईयर्स तक अगर आती है तो आप अप्लाई कर पाओगे। इसी तरीके से जेई यहाँ पर सिविल की वैकेंसी है, तो जेई सिविल के लिए यहाँ पर सिविल में ही आपने यहाँ पर जो है डिग्री या फिर डिप्लोमा किया होना चाहिए। एज यहाँ पर इसके लिए भी 30 साल तक यहाँ पर रखी गई है। इसी तरीके से नेक्स्ट आप यहाँ पर देख लीजिए दोस्तों, नेक्स्ट है यहाँ पर सेंट्रल पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट, CPWD डिपार्टमेंट आपका यहाँ पर रहने वाला है। इसके लिए जेई की पोस्ट है दोस्तों इलेक्ट्रिकल। जेई इलेक्ट्रिकल के लिए जो है आपने डिप्लोमा इलेक्ट्रिकल या फिर मैकेनिकल का किया होना चाहिए, और जेई सिविल में अगर हम बात करें तो सिविल इंजीनियरिंग का आपने डिप्लोमा किया होना चाहिए। इसके लिए अगर हम एज लिमिट की बात करें तो 32 साल तक अगर आपकी एज आती है तो आप यहाँ पर अप्लाई कर पाओगे। नेक्स्ट अगर हम देखें तो देख सकते हो यहाँ पर दोस्तों ऑर्गेनाइजेशन का नेम है सेंट्रल वाटर एंड पावर रिसर्च स्टेशन। यहाँ पर जेई इलेक्ट्रिकल, जेई सिविल, जेई सिविल और जेई इलेक्ट्रिकल की वैकेंसी है, जिसके लिए आपने डिप्लोमा इलेक्ट्रिकल और मतलब जेई सिविल की जो पोस्ट है तो इसके लिए सिविल में इंजीनियरिंग की होनी चाहिए, आपने मतलब सिविल का डिप्लोमा किया होना चाहिए। और इलेक्ट्रिकल की जो यहाँ पर जेई की पोस्ट है इसके लिए आपने डिप्लोमा इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से
किया होना चाहिए। इसके लिए यहाँ पर 30 तक अगर आपकी एज आती है आप यहाँ पर अप्लाई कर पाओगे। नेक्स्ट यहाँ पर दोस्तों जो ऑर्गेनाइजेशन है इसका नेम है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, और मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंदर में यहाँ पर जेई मैकेनिकल की अगर हम बात करें तो जेई मैकेनिकल के लिए जो आपकी क्वालिफिकेशन है, या तो दोस्तों आपने डिग्री की होनी चाहिए मैकेनिकल इंजीनियरिंग से, या फिर दोस्तों 3 इयर्स का डिप्लोमा आपने मैकेनिकल इंजीनियरिंग से किया होना चाहिए, प्लस यहाँ पर 2 साल का एक्सपीरियंस भी रिक्वायर्ड रहेगा, ठीक है, इन द रेस्पेक्टिव फील्ड। यानी अगर मैकेनिकल से अगर आपने डिप्लोमा किया है तो मैकेनिकल से ही आपका एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। और इसी तरीके से मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंदर जेई इलेक्ट्रिकल की भी वैकेंसी है, जिसके लिए आपने डिग्री जो है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से की होनी चाहिए, या फिर 3 साल का डिप्लोमा इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से प्लस 2 साल का एक्सपीरियंस रेस्पेक्टिव फील्ड में आपका होना चाहिए। इसके लिए भी यहाँ पर 30 साल तक अगर आपकी एज आती है आप यहाँ पर अप्लाई कर पाओगे। नेक्स्ट आप यहाँ पर देख लीजिए दोस्तों, ऑर्गेनाइजेशन है फराका बैरेज प्रोजेक्ट मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति, जिसके लिए यहाँ पर जेई इलेक्ट्रिकल की पोस्ट है, डिप्लोमा आपने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से किया होना चाहिए। फिर यहाँ पर फराका बैरेज प्रोजेक्ट मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति में जेई सिविल की भी पोस्ट है, जिसके लिए आपने डिप्लोमा सिविल इंजीनियरिंग से किया होना चाहिए। यहाँ पर भी देख सकते हो आगे यहाँ पर 30 साल तक अगर आपकी एज आती है आप यहाँ पर अप्लाई कर पाओगे। नेक्स्ट आप यहाँ पर देख लीजिए मिनिस्ट्री जो ऑर्गेनाइजेशन है वो यहाँ पर है मिलिट्री इंजीनियर सर्विसेज, ठीक है। तो ये आपका ऑर्गेनाइजेशन का नेम है, जिसमें से जो पोस्ट है जेई सिविल की पोस्ट है, जिसके लिए आपने डिप्लोमा सिविल इंजीनियरिंग से किया होना चाहिए, या फिर 3 साल का डिप्लोमा सिविल इंजीनियरिंग से, और साथ ही साथ 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए आपका प्लानिंग एग्जीक्यूशन एंड मेंटेनेंस ऑफ सिविल इंजीनियरिंग वर्क्स का आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए। और एज लिमिट यहाँ पर आप देख सकते हो अप टू 30 ईयर्स, यानी 30 साल तक अगर आपकी एज आती है आप यहाँ पर अप्लाई कर पाओगे। और इसी तरीके से मिलिट्री इंजीनियर सर्विसेज जो ऑर्गेनाइजेशन है यहाँ पर JE&M, ठीक है, मतलब ये पोस्ट रहने वाली है यहाँ पर, जिसके लिए डिग्री आपकी सिविल में या फिर मैकेनिकल में किया आपने होना चाहिए डिग्री, या फिर अगर आपके पास डिग्री नहीं है तो 3 साल का डिप्लोमा आपने इलेक्ट्रिकल या फिर मैकेनिकल से किया होना चाहिए, और साथ में 2 साल का आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए, ठीक है ना। नेक्स्ट यहाँ पर आप देख सकते हो नेशनल टेक्निकल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, जिसको शॉर्ट में बोलते हैं NTRO। तो ये आपके ऑर्गेनाइजेशन का नेम है, जिसमें जेई सिविल की दोस्तों वैकेंसी है। आपने जेई सिविल की वैकेंसी है तो आपने डिप्लोमा सिविल इंजीनियरिंग से किया होना चाहिए, और यहाँ पर जो जेई सिविल की पोस्ट है इसके लिए 30 साल तक अगर आपकी एज आती है तो आप यहाँ पर अप्लाई कर पाओगे, ठीक है। अब थोड़ा सा हम नीचे स्क्रॉल करते हैं, नीचे स्क्रॉल होने के बाद कुछ और इंपॉर्टेंट देख लेते हैं। तो यहाँ पर आप देख लीजिए दोस्तों, जो भी वैकेंसीज़ हैं वो कितनी क्या वैकेंसी है उसके बारे में यहाँ पर बताया गया है। जैसे कि डिपार्टमेंट है यहाँ पर दोस्तों बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन डिपार्टमेंट है, जिसके लिए ओनली मेल कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। आगे आप यहाँ पर देख सकते हो जेई सिविल की पोस्ट है, जो कि टोटल यहाँ पर 438 पोस्टें हैं, ठीक है, जो यहाँ पर कैटेगरी वाइज बांटी गई है, तो आप अपनी कैटेगरी वाइज यहाँ पर चेक कर लेना। इसी तरीके से बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, जिसके लिए यहाँ पर ओनली मेल कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। तो आगे आप यहाँ पर देख लीजिए JE&M की जो पोस्ट है कितनी क्या यहाँ पर निकाली गई है, टोटल 37 है, और ये जो 37 है वो यहाँ पर कैटेगरी वाइज बांटी गई हैं। इसके अलावा दोस्तों आगे आप यहाँ पर डिपार्टमेंट देख लीजिए, ब्रह्मपुत्रा बोर्ड मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति डिपार्टमेंट है, जिसमें वैकेंसी है। सेंट्रल वाटर कमीशन जो आपका डिपार्टमेंट है इसमें यहाँ पर वैकेंसी है। सेंट्रल वाटर कमीशन जेई सिविल की वैकेंसी है, देख सकते हो कितनी क्या वैकेंसी। इस तरीके से सेंट्रल पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट में भी वैकेंसी हैं। सेंट्रल पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट जेई सिविल की वैकेंसीज हैं। तो कई सारे अलग अलग डिपार्टमेंट्स हैं जिसके लिए यहाँ पर वैकेंसी हैं। और अगर हम वैकेंसीज टू बी इंटीमेटेड इन ड्यू कोर्स, ठीक है, तो यहाँ पर टोटल वैकेंसीज के बारे में नहीं बताया गया है। जितनी भी वैकेंसीज यहाँ पर बताई गई हैं तो उनके बारे में यहाँ पर बताया गया है कि जो वैकेंसीज हैं इसके बारे में ये इंटीमेट करेंगे कुछ समय में, ठीक है। थोड़ा सा हम नीचे स्क्रॉल करते हैं। नीचे स्क्रॉल होने के बाद दोस्तों और भी यहाँ पर डिपार्टमेंट है जिनमें आप यहाँ पर वैकेंसीज देख सकते हो कितनी क्या यहाँ पर वैकेंसी जो है वो डिवाइड की गई हैं। और नीचे लिखा गया है कि जो ये वैकेंसीज हैं ये टेंटेटिव हैं, ये अभी चेंज भी हो सकती हैं, ठीक है। थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करते हैं। नीचे स्क्रॉल होने के बाद दोस्तों कुछ और इम्पॉर्टेंट देख लेते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हो दोस्तों जो नेशनलिटी लिखी गई है कि भारत के किसी भी राज्य से अगर आप बिलोंग करते हो, आप जानते हो यहाँ पर एसएससी की पोस्टों के लिए आप अप्लाई कर सकते हो। और जो एज लिमिट है वो यहाँ पर
द क्रूशियल डेट फॉर एज इज़ फिक्स्ड एज 1/8/2024। तो 1/8/2024 को जो आपकी एज है वो यहाँ पर काउंट की जाएगी। तो जो भी यहाँ पर बताई गई है ऊपर जो एज लिमिट मैंने आपको बताया, तो उससे ज़्यादा आपकी एज नहीं होनी चाहिए। फॉर द पोस्ट फॉर विच द एज लिमिट इज़ अप टू 30 ईयर्स, जिन पोस्टों के लिए यहाँ पर जो एज लिमिट है वो 30 ईयर्स रखी गई है, उसके लिए यहाँ पर बताया गया है कि जो कैंडिडेट है 2/8/1994 से पहले का उसका जन्म नहीं होना चाहिए और 1/8/2006 के बाद का आपका जन्म नहीं होना चाहिए। और जिन पोस्टों में इन्होंने मेंशन किया है कि 32 साल तक आप अप्लाई कर सकते हो, उन पोस्टों के लिए यहाँ पर जो आपका जन्म है वो 2/8/1992 से पहले का नहीं होना चाहिए और 1/8/2006 के बाद का आपका जन्म नहीं होना चाहिए। यानी यहाँ पर इन्होंने डेट ऑफ बर्थ भी मेंशन की गई है ताकि आपको आसानी हो सके। और आगे यहाँ पर आप देख सकते हो कैटेगरी वाइज यहाँ पर रिलैक्सेशन भी आपको देखने को मिल जाता है, जैसे कि SC/ST वालों को 5 साल का रिलैक्सेशन मिलता है, यानी छूट मिल जाती है एज में। OBC वालों को 3 साल की यहाँ पर रिलैक्सेशन मिल जाता है। PWD अनरिजर्व EWS में जो आते हैं उनके लिए यहाँ पर 10 साल का रिलैक्सेशन है। PWD OBC से जो आते हैं उनको 13 साल का रिलैक्सेशन है। PWD SC/ST से जो आते हैं उनको 15 साल का यहाँ पर रिलैक्सेशन जो है वो देखने को मिल जाता है। तो आपकी जो भी कैटेगरी है अपनी कैटेगरी के हिसाब से आप यहाँ पर चेक कर लेना कि आपको कितना क्या यहाँ पर रिलैक्सेशन जो है वो दिया गया है। थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करते हैं दोस्तों। इन पोस्टों के लिए आपको ऑनलाइन मोड से ही एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो सबमिट करना है। थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करते हैं, कुछ और यहाँ पर इंपॉर्टेंट देख लेते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हो हाउ टू अप्लाई, यहाँ पर बताया गया कि किस तरीके से आपको अप्लाई करना है। तो यहाँ पर जो SSC की जो वेबसाइट है दोस्तों, आप देख सकते हो यहाँ पर ssc.gov.in, तो ये इनकी ऑफिशियल वेबसाइट है, इसी पर आपको विजिट करना होगा। और विजिट करने के बाद दोस्तों यहाँ पर आपको जो फॉर्म है एप्लीकेशन फॉर्म वो सबमिट करना होगा। लास्ट डेट यहाँ पर सबमिशन की क्या है 18/4/2024, यानी 18/4/2024 तक आप यहाँ पर एप्लीकेशन फॉर्म को सबमिट कर सकते हैं। फीस यहाँ पर आप देख सकते हो 100 रुपीज़ आपसे फीस जो है ये चार्ज करेंगे। लेकिन जो वोमेन कैंडिडेट्स हैं और जो भी कैंडिडेट बिलोंग करते हैं SC कैटेगरी से, ST कैटेगरी से या PWBD कैटेगरी से या एक्स सर्विसमैन कैटेगरी से जो भी बिलोंग करते हैं, उनके लिए यहाँ पर किसी भी तरह की जो फीस है वो चार्ज नहीं की जाएगी, यानी वो फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पर फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। और इसके अलावा जो बाकी लोग आते हैं उनके लिए 100 रुपीज़ फ़ीस रखी गई है। और ये जो फ़ीस है दोस्तों ये किस तरीके से आपको पे करनी है, तो ये आप पे कर सकते हैं भीम UPI से, नेट बैंकिंग से, या फिर बाय यूजिंग वीज़ा, मास्टर कार्ड, मेस्ट्रो, या फिर रुपी क्रेडिट या फिर डेबिट कार्ड से आप जो फीस है ये आप दोस्तों पे कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर जो फॉर्म है अगर आपको उसमें मतलब कोई मिस्टेक लग जाती है तो यहाँ पर जो विंडो है ये ओपन रहेगी करेक्शन के लिए। 22/4/2024 से लेकर 23/4/2024 तक यहाँ पर करेक्शन के लिए विंडो ओपन रहेगी। तो आपको कोई भी चेंजिंग करनी होगी अपने फॉर्म में, वो आप यहाँ पर करेक्ट कर सकते हो। ठीक है, तो दोस्तों मैं होप करता हूँ कि आपको ये सारी चीज़ें जो है क्लियर हो चुकी होंगी। यहाँ पर सेंटर कहाँ पर आपका रहने वाला है एग्जामिनेशन का वो भी आप यहाँ पर देख सकते हो। ए कैंडिडेट मस्ट इंडिकेट द सेंटर इन द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फ्रॉम वियर ही शी डिज़ायर टू टेक द एग्जामिनेशन। तो यहाँ पर क्या लिखा गया है कि जो आप ऑनलाइन एग्जामिनेशन फॉर्म दोस्तों फिलअप करोगे वहाँ पर आपको ये उनको दिखाना है, यानी इंडिकेट करना है आपने कि आप कौन सी जगह पर जा सकते हो एग्ज़ाम देने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर सेंटर्स बताए गए हैं, साथ ही साथ सेंटर्स के कोड्स भी बताए गए हैं, यहाँ पर आप देख सकते हो। तो आप जहाँ पर भी आपको पास पड़ता है दोस्तों वो आप इंडिकेट कर लीजिए ताकि आप वहाँ पर आराम से आसानी के साथ दोस्तों ट्रैवल कर सकें और एग्ज़ाम को दे सकें। दोस्तों मैं होप करता हूँ कि आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हो चुकी होंगी, लेकिन यहाँ पर हमारे से फिर से थोड़ा सा हम देख लेते हैं ये जो एग्ज़ामिनेशन की स्कीम है ये किस तरीके की रहने वाली है। तो दोस्तों सबसे पहले मैंने आपको बताया कि कंप्यूटर बेस्ड आपका एग्ज़ाम लिया जाएगा, विल बी कंडक्टेड इन 2 पेपर्स, 2 पेपर्स आपके होंगे, पेपर फर्स्ट और पेपर सेकेंड। तो यहाँ पर आप देख लीजिए जो पेपर फर्स्ट है दोस्तों कंप्यूटर पर ही आपको एग्ज़ाम देना पड़ेगा, जिसमें सब्जेक्ट्स रहेंगे जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग। ठीक है, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग सब्जेक्ट से आपको 50 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे जो 50 मार्क्स के रहेंगे। फिर जनरल अवेयरनेस से भी 50 क्वेश्चंस होंगे।
इसके अलावा दोस्तों जनरल इंजीनियरिंग जैसे सिविल एंड स्ट्रक्चर, या फिर दोस्तों जनरल इंजीनियरिंग इलेक्ट्रिकल, मतलब जो भी आपकी फील्ड होगी दोस्तों, जैसे आपने डिप्लोमा इलेक्ट्रिकल से किया है तो इलेक्ट्रिकल के रिलेटेड से आपको क्वेश्चंस होंगे, मैकेनिकल से किया है तो मैकेनिकल से क्वेश्चंस होंगे। तो कितने पूछे जाएंगे? 100 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे जो कि 100 मार्क्स के रहेंगे, ठीक है। 2 घंटे और 40 मिनट का आपको टोटल टाइम दिया जाएगा यहाँ पर पेपर को करने के लिए। फिर यहाँ पर पेपर सेकंड में आप देख सकते हो, पेपर सेकंड में जनरल इंजीनियरिंग और जनरल इंजीनियरिंग इलेक्ट्रिकल या फिर जनरल इंजीनियरिंग मैकेनिकल, जिससे भी आपने दोस्तों अपनी जो इंजीनियरिंग है वो कंप्लीट की है, वहाँ से ये क्वेश्चंस आपके सेट किए जाएंगे। 100 क्वेश्चन सेट किए जाएंगे जो कि 300 मार्क्स के रहने वाले हैं, और जिसके लिए आपको यहाँ पर टाइम आप देख सकते हो 2 घंटे और 40 मिनट का आपको टाइम दिया जाएगा यहाँ पर पेपर को करने के लिए, यानी 2 घंटे का टाइम दिया जाएगा। बाकी कैटेगरी वाइज यहाँ पर जो है जो टाइम है वो बताया गया है। पेपर जो है दोस्तों ये ऑब्जेक्टिव टाइप का रहेगा, मल्टीपल चॉइस के क्वेश्चंस आपको पूछे जाएंगे, और ये बोथ इंग्लिश और हिंदी दोनों में सेट किए जाएंगे। तो आपको जिसमें भी आपकी चॉइस होगी उसमें आप ये जो एग्ज़ाम है वो दे सकते हो। देयर विल बी ए नेगेटिव मार्किंग ऑफ 0.2, यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग रखी गई है। अगर आप किसी भी क्वेश्चन का रॉन्ग आंसर देते हो तो आपके माइनस किए जाएंगे मार्क्स 0.25 करके। तो इसलिए अगर आप किसी क्वेश्चन का आंसर जो है वो श्योर नहीं है दोस्तों, उसको आप लीव कर सकते हैं, छोड़ सकते हैं, ठीक है। तो दोस्तों मैं होप करता हूँ आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हो चुकी होंगी। यहाँ पर आपका सिलेबस भी दिया गया है तो इसको आप चेक कर लीजिएगा। जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग से आपको कौन कौन से जो टॉपिक्स हैं वो क्लियर करने हैं, यहाँ पर आप देख सकते हो। पेपर फर्स्ट के लिए ये आपका सिलेबस रहने वाला है। जनरल इंटेलिजेंस रीजनिंग से आपको ये टॉपिक्स जो है वो तैयार करके जाना है। जनरल अवेयरनेस से आपको ये जो नीचे टॉपिक्स बताए गए हैं ये आपको तैयार करके जाना है। इसी तरीके से फिर जनरल इंजीनियरिंग, सिविल एंड स्ट्रक्चर और इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल से आप यहाँ पर देख लीजिएगा क्या क्या चीज़ें आपको तैयार करके जाना है, ठीक है। फिर पेपर सेकंड के बारे में भी यहाँ पर बताया गया है। इस तरीके से जो आपका स्ट्रीम है इलेक्ट्रिकल, सिविल या फिर मैकेनिकल, उसके हिसाब से यहाँ पर जो सिलेबस है वो यहाँ पर बताया गया है। इसको आप चेक करेंगे, तैयार करेंगे, और तैयार करके दोस्तों आप पेपर देने जाएंगे, ठीक है। तो दोस्तों मैं होप करता हूँ कि आपको ये सारी चीज़ें जो हैं ये क्लियर हो चुकी होंगी। सो थैंक यू वेरी मच।